नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज जो हम चर्चा करेंगे, इस चर्चा का सबसे बड़ा विषय है कि जो अभी हाल ही के अंदर केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को जो रद्द कर दिया गया है, प्लस 2 की परीक्षा को, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, विचार जानेंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग पैनल पे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बारी बारी में सबका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ है हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं रामपाल यादव जी। साथ में हैं हमारे साथ मोनिका पंडित जी हैं उमा भारती स्कूल से। साथ के अंदर है हमारे पास लीना मखीजा मैम हैं जो जैन पब्लिक स्कूल से हैं, और श्रुति मेहता जी हैं हमारे साथ, वो भी जैन पब्लिक स्कूल से हैं। साथ के अंदर हमारे साथ हैं स्टूडेंट है 12वीं कक्षा की, स्वामी उमा भारती स्कूल की है, रितिका। तो तमाम लोग हमारे साथ हैं पैनल पे। हम सबसे बारी बारी एक बार चर्चा करेंगे कि अभी हाल ही के अंदर जो परीक्षा रद्द की गई है उसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्योंकि कई सारी चीजें निकल के आ रही है। भले ही सरकार ने सीबीएसई की परीक्षा को रद्द कर दिया हो और इसकी घोषणा स्वयं जो है प्रधानमंत्री ने की हो, लेकिन कई सारे सवाल निकल के आ रहे हैं, उसमें चर्चा करना बेहद जरूरी है। हालांकि अब परीक्षा तो रद्द हो गई है, लेकिन उसके बाद कई सारी चुनौतियां हैं, उस पर हम चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार जानना चाहूंगा, हमारे साथ रितिका स्टूडेंट है। सबसे पहले मैं उसी के पास एक बार जाना चाहूंगा। रितिका, ये सुन पा रहे हैं मेरे को? यस सर। आप ये बताइए, जो ये प्लस 2 की परीक्षा आपकी रद्द हुई है उसको लेके आप क्या सोचती हैं? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आप एक स्टूडेंट, आपको एग्जाम देना था। यस सर, ये जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये उचित तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सभी लगभग 2 साल होने वाले हैं, हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे और उसके बाद एट द एंड हमारे पास कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। और जो भी रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वो लेंगे, पर वो उतना फेयर नहीं होगा, क्योंकि जितनी तैयारी हमने करी है हमारे पास एटलीस्ट वो चांस भी नहीं रहा कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये फैसला हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारी सारी की हुई मेहनत का हमें उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना हमें उम्मीद करें। नहीं, लेकिन अब कई स्टूडेंट तो बेहद खुश हैं कि एग्जाम नहीं हुए, हम वैसे ही पास हो गए। आपको क्या लगता है, नींव आपकी कमजोर रह गई, या आगे अब जो कंपटीशन की तैयारी आप करेंगे किस तरीके से करेंगे, मार्किंग होगी किस तरीके से होगी, इसको लेके क्या संशय आपके दिमाग में है? सर एक्चुअली ये जो कैंसिलेशन हुआ है इसकी वजह से कंपटीशन और टफ हो गया है, क्योंकि जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी कुछ में ऐसा होता था कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो जाते थे। बट अब हो सकता है कि हर एक यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराए और उसको क्रैक कर अच्छा। पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उतना ही कंपटीशन अच्छा। और बढ़ जाएगा। जो बच्चे तो खुश हो अब रहे हैं जैसे उनका रीजन नहीं, ये हो सकता है कि उन्होंने हाँ, तैयारी अब नहीं जैसे अब करी। आप आगे कॉलेज में जाएंगे तो वो आपसे एग्जाम लेंगे। तो उसको एंट्रेंस जो एग्जाम होंगे उसको किस तरीके से यस लिया सर। जाएगा, कुछ समझ में आया आपको? क्या कुछ आगे होगा? पहले तो आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बिहाफ पर आपसे एंट्रेंस टेंस लिए जाते, एग्जाम लिए जाते। यस अब सर। आगे क्या लगता है आपको, क्या होगा अब आगे? सर जो भी टॉप कॉलेजेस हैं उनका मोटो बेसिकली ये रहता है कि वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट को ले। दैट्स वाई कि हमेशा जो कट ऑफ लिस्ट आती है वो बहुत ही हाई कट ऑफ जाता है, 98 99%। और अगर वो कंडक्ट करा रहे कोई एग्जाम एंट्रेंस के लिए तो ऑब्वियसली वो एग्जाम का भी डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई रहेगा, जिसकी वजह से अच्छा। मुश्किलें हम सबके लिए होगी, क्योंकि उस प्रेजेंट मोमेंटम पे सबका वो उतना फ्लो नहीं रहता ना पढ़ाई का। अब एकदम से बोर्ड कैंसिल हो गए तो आधे बच्चे तो अभी पढ़ना छोड़ देंगे, तो नहीं, या उधर फिर जब तक हम नहीं, एग्जाम या देने फिर जाएंगे नहीं, तो। आपको आपको या फिर ये भी लगता है कि इसका एग्जाम होना चाहिए था, चाहे कम नंबरों से होता या कोई और, तो यस ऑनलाइन सर। हो जाता तो उसमें कोई यस और सर ज्यादा बिल्कुल। बेनिफिट होता। सरकार ने कोई ना कोई जल्दबाजी कर दी, या कोरोना जैसे 10th की परीक्षा पिछली बार रद्द हो गई, और प्लस 2 में जो एग्जाम हुआ उसमें भी मार्किंग के हिसाब से पास कर दिया। इस बार परीक्षा ही पूरी रद्द हो गई और आपसे फीस भी पूरी ली गई। एग्जाम फीस तो आप लोगों ने जमा कराई थी ना, सरकार के तो यस सर। हजारों करोड़ रुपए चले गए। यस सर बिल्कुल, और वो रिफंड हो पाना भी उतना आसान तो नहीं दिख रहा। बट उसके अलावा भी अगर हम अपने फ्यूचर की बात करें तो भी 12th की जो मार्कशीट है वो काफी जगह पूछी जाती है, तो एक तरीके से जी। रद्द करना तो सही नहीं था। अब हम देख रहे हैं कि कोरोना केसेस भी कुछ हद तक तो डाउन जा रहे हैं, तो पूरे सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स के साथ अगर कंडक्ट होती तो बहुत ही अच्छा होता। अब जो जी। नहीं हुई है तो आगे डिफिकल्टी तो होने ही वाली है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा हमारे मुझे। साथ रामपाल जी। रामपाल जी, क्या कहेंगे? बच्ची को आपने सुन लिया, ये प्लस 2 की छात्रा है जो पैनल पे जुड़ना चाहा, टॉपर करने वाली थी, काफी मेहनत की। आपको क्या लगता है, आप स्वयं एक स्कूल भी चलाते हैं, संचालक है स्कूल के, प्लस 2 का एग्जाम रद्द होना किस तरीके से देखते हैं आप? जी नमस्ते। जी।
आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी बेटी है, मैं कहीं ना कहीं मान के चल रहा हूँ, अब उनको अपना भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो बच्चों की, विद्यार्थियों की, सभी की सुरक्षा और सेहत को ध्यान में रख करके लिया बेटा ये फैसला, और पूरे देश का फैसला है। कहीं ना कहीं व्यक्तिगत आपको हो सकता है, उसका आपको खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉलिसी बनने जा रही है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि 11th में जो आपने मेहनत करी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आप होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है, आप हिम्मत रखिए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि जज्बातों को देखना चाहिए। इस समय सबसे पहले आपकी सुरक्षा जरूरी है। आपका स्वास्थ्य ठीक है, सेहत ठीक है, तो आप आगे जाकर के भविष्य में बहुत एग्जाम देंगे, बहुत कंपटीशन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ वर्तमान में इंटरनल एग्जाम जो है, असेसमेंट के आधार पर आपके अपने स्कूल से सारी की सारी 11th और 12th के जो एग्जाम्स आपने दिए थे, उन सब की आपकी असेसमेंट जाएगी, रिपोर्ट जाएगी सीबीएसई को। ऐसा नहीं है। सेकंड क्या है, जो सरकार ने फैसला लिया वो एक फैसला नहीं लिया। आज भी आप देखिए, कोरोना वायरस से वर्तमान में भी डेथ का रेशो बहुत ज्यादा है। संक्रमित जो है डाउन हुआ है, लेकिन डेथ का रेशो ज्यादा है। हम ये मान करके चले कि कोरोना चला गया और मार्केट खुल गई है, बाजार खुल गए हैं, और क्यों ना हमारे एग्जाम। मैं मानता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में हमेशा रहता है कि मैंने कितने, उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है, को तैयारी कैसी करी, और उनको कहीं ना कहीं झटका लगा है। मैं मान सकता हूँ, एज ए स्टूडेंट आपको लगा होगा, लेकिन जो फैसला लिया गया है वो स्टूडेंट्स के हित में लिया गया है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस समय पूरे देश के चिंतित थे, अगर एग्जाम होंगे तो वो एग्जाम हमारे बच्चों के लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारे बच्चों की सुरक्षा, स्कूलों में जहां सेंटर आएंगे वो ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नहीं रामपाल जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको इसके अंदर। थोड़ा सा एक ऐसा हो सकता था कि तमाम जो सीबीएसई मोहन जी, मेरी पूरी बात एक बार क्या है, मैं बिटिया को बताना चाहूंगा, बेटा ऐसा नहीं है, आप एग्जाम देना चाहेंगे तो आपके एग्जाम होंगे। सीबीएसई ने ये अलाउ किया है कि आप यदि एग्जाम बाद में देना चाहेंगे, जब वातावरण ठीक हो जाएगा, कोरोना से हम इसको कंट्रोल कर लेंगे और सामान्य परिस्थितियों में आपके एग्जाम होंगे। आप अपनी तैयारी रखिए और बिल्कुल होपलेस होने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। नहीं, इसमें मैं एक और सवाल जोड़ देता हूँ, बिटिया के सवाल में एक और जोड़ देता हूँ कि आपको नहीं लगता जब ये परीक्षा पे लेकर के फैसला किया जा रहा था, तो देश भर के जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं उनके संचालकों से जूम द्वारा या किसी भी ऑनलाइन कोई मीटिंग करके राय ली जा सकती थी, या कुछ अभिभावकों से, बच्चों से राय लेकर के फैसला लिया जा सकता था, या कोई और अल्टरनेट था, किसी भी तरीके से ऑनलाइन परीक्षा हो सकती थी कम नंबरों की, एक बच्चों का यह मनोबल बना रहता। मोहनलाल जी, दिल्ली से लगभग 300 विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने याचिका डाली थी कि एग्जाम को रद्द किया जाए। ये एक अलग विषय है, ये दिल्ली से था, लेकिन पूरे देश की जो ओपिनियन थी, जो पेरेंट्स की ओपिनियन थी, जो सभी रायशुमारी ली गई है, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने एक विचार किया और आकर के एग्जाम्स को रद्द कर दिया, ऐसा नहीं है। पूरे देश में सभी शिक्षाविदों से, सभी वकीलों से, और यानी जो अधिकारी हैं शिक्षा के क्षेत्र में, प्रबुद्ध जनों से ये सारा फैसला और तब इस नतीजे पर पहुंची है भारत सरकार। भारत सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि विद्यार्थियों की सुरक्षा पहले। आवाज डबल आ रही है क्या? आवाज जी, आपके पीछे डिस्टर्बेंस है थोड़ा। मेरे पीछे नहीं है जी। यानी प्रबुद्ध जनों से, शिक्षाविदों से, सभी से सलाह मशवरा करने के बाद उपरांत विद्यार्थियों को हितों को ध्यान में रखते हुए, और फिर ये ऑप्शन दिया है, भारत सरकार ने ऑप्शन दिया है सीबीएसई ने, जब वातावरण ठीक हो जाएगा, सब कुछ सामान्य होगा, तो उस समय जो बच्चे अपीयर होने चाहेंगे वो अपीयर होंगे। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है जी।
सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि भारत सरकार ने ऑप्शन तो दिया है कि सामान्य स्थिति होने पर एग्जाम होंगे, पर क्या उस तक के लिए हम तब तक वेट करते रहे? उससे पहले हमारे जो कॉलेजेस के एडमिशन है वो अब हो जाएंगे और नहीं पता स्थिति कब तक सामान्य हो, क्योंकि अभी ये भी चांसेस है कि एक तीसरी लहर आएगी। तो उस सामान्य स्थिति का हम कब तक इंतजार करते रहे? क्या ऐसा संभव है कि तब तक हम सब वेट करें और उसके बाद तब एग्जाम दें? इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप वर्तमान में आप हालात देखिए, आज भी आपके रेवाड़ी में कल भी जो है 3 डेथ हुई है कोरोना से, मैं आपको बता दूं। और मैं मोहनलाल जी के चैनल के माध्यम से मोहनलाल जी को बताना चाहूंगा, ऐसे ऐसे नौजवान गए हैं जिनकी हम कल्पना नहीं करते, जिन्होंने अपने बच्चों माँ बाप को खो दिया, जिन्होंने अपने माँ बाप ने अपने सामने अपने यंग बच्चों को 30, 31 साल, 32 साल, 40 साल, 45 साल की आयु में चले गए। बेटा ये आपकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके लिया गया है। आप जीवन भर एग्जाम भी देंगे, कंपटीशन भी होगा, अपनी लाइफ में खूब मेहनत करेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको 2 या 3 महीने के अगर सामान्य स्थिति होगी तो जरूर आपको एग्जाम में जो है ना अवसर मिलेगा। चलिए ठीक है, ठीक है। मैं एक बार मखीजा जी से बात करना चाहूंगा। मखीजा मैम सुन पा रहे हैं अब आप हमें? जी सर। आप किस तरीके से देखते हैं जो ये एग्जाम को रद्द किया गया है, +2 के एग्जाम को? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? सर मैं सबसे पहले तो नमस्कार करूंगी जितने भी डिग्निटरीज यहाँ पर हैं, रामलाल जी को, आपको और बाकी जितने भी टीचर्स जुड़े हैं, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और रितिका बेटा मैं आपसे भी हाय हेलो जरूर करना चाहूंगी। हाँ, आप बहुत अच्छे से अपने थॉट्स यहाँ पर रख रहे हो और मैं सर पूरी तरह से रामलाल जी से सहमत हूँ कि ये जो लिया गया है, डिसीजन लिया गया है, ये पूरी तरह से स्टूडेंट फ्रेंडली रखा गया है, क्योंकि सर अभी कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं है। जान है तो जहान है, इस बात को हम सब लोग मानते हैं। और बेटा जैसे कि रामलाल सर कह रहे हैं कि आगे बहुत मौके मिलेंगे आपको शाइन करने के लिए। मोरओवर सीबीएसई ने आपको एक चांस दिया है। whenever the environment will be conducive then you will be able to be there for the examination। और तब तक आप बेटा जितना भी, ऐसा नहीं है कि बच्चों का मनोबल कहीं गिरेगा, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से सभी जो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ लगातार जुड़े रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन तो स्टडीज कराई थी, लेकिन सितंबर ऑनवर्ड्स जब से स्कूल्स खुल गए तो ऑफलाइन भी पूरे सिलेबस की दोहराई कराई गई, ऑफलाइन बहुत सारे कराए गए, प्री बोर्ड एग्जाम्स कराए गए, ताकि बच्चे पूरी तरह से एग्जाम देने के लिए रेडी रहे। और अगर ये फैसला नहीं लिया जाता सरकार की तरफ से, तो मैं ये समझती हूँ कि हम अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स को कितना भी प्रिकॉशंस को, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते, हम सोशल डिस्टेंसिंग देखते और हम थर्मल स्क्रीनिंग करते, सब कुछ करते, लेकिन जो ये एज है, हम सब लोग इस एज से गुजर चुके हैं। ये जो एज है उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं, बहुत ज़ील है उनमें। अभी भी हम देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाहर, एग्जाम में मीन सेंटर में एंटर करने से पहले, एग्जिट होने के बाद में भी बच्चे ग्रुपिंग कर रहे हैं, वो अपने पेपर को लेके डिस्कशंस कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को कंट्रोल कर पाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स की सेफ्टी की थी। तो मुझे लगता है ये सरकार का जो फैसला है बहुत अच्छा फैसला है, और ये कोई इजी नहीं रहा सर, उनके लिए भी कोई इजी नहीं रहा होगा। बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत सारी मीटिंग्स हुई। पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री पोखरियाल जी ने भी पोस्टपोनमेंट का अनाउंसमेंट किया कि हम अभी देखते हैं और 15 दिन बाद डिसीजन लिया जाएगा। और जब उन्होंने देखा कि कंडीशंस अभी भी नहीं संभली हैं, तो बच्चों को ऐसे बाहर निकालना बिल्कुल सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम रोज डेथ देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, डेली हम न्यूज में सुनते हैं कि कितने, जैसे रामलाल जी ने कहा कि कितने नौजवान जा रहे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो हम अपने बच्चों को रिस्क में नहीं डाल सकते थे। तो आगे शाइन करने के बहुत मौके मिलेंगे। हम समझते हैं कि ये जो एक करियर वाला ईयर था ये बहुत अहम था, लेकिन सिर्फ एक यही लास्ट प्लेटफॉर्म था, आगे बहुत कुछ मौके मिलेंगे। ठीक है मैडम, ठीक है। आपने एक राय रखी, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ मोनिका मैम है। मोनिका जी सुन पा रहे हैं? यस सर, मैं सुन पा रही हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? क्या लगता है जिस तरीके से बच्ची कह रही है? आ रहा हूँ आपके पास, और भी पैनल पे लोग हैं मेरे पास, आ रहा हूँ। रामलाल जी, रामपाल यादव, रामलाल जी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मोनिका जी। हाँ जी सर। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे को?
जो परीक्षा रद्द हुई है, जैसे बच्ची ने बताया कि हमारे कैरियर से जुड़ा हुआ फैसला था, बहुत, यानी कि कोई और भी रूप हो सकता था इसका, हालांकि अब तो हो गया, अब तो लकीरा पीटते रहो। अब तो आगे की चीज है कि मार्किंग किस तरीके से होगी, किस तरीके से परिणाम आएंगे, उस पर हमें डिस्कस करनी चाहिए, या जो बच्चों ने फीस दे दी वो रिफंड होगी या नहीं होगी, किस तरीके से, क्योंकि करीब 10 लाख बच्चे बताए जा रहे हैं प्लस टू के पूरे देश भर में सीबीएसई के। पहले तो सभी को नमस्कार। हाँ, HR न्यूज चैनल के दर्शकों को नमस्कार। रामपाल जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप मेरे बड़े हैं और काफी इंटेलिजेंट भी हैं, जो आप कहेंगे हमारे सर माथे पर है, क्योंकि आप हमारे एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। लेकिन रामपाल जी, मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ। सारी बातें मैं मानती हूँ, गवर्नमेंट ने हेल्थ वाइज जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा लिया है और बहुत बढ़िया लिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों की मनोदशा को देखते हुए, उनकी मनस्थिति को देखते हुए, जैसे बच्चों के जो इंटेलिजेंट बच्चे हमारे पास कॉल्स आते हैं, उनको देखते हुए सिर्फ मैं यही कहती हूँ कि अगर मान लो ये जो +2 था उनका फ्यूचर बेस्ड है, ठीक है। अब आपने कहा कि आगे चल के भी एग्जाम लिए जा सकते हैं जैसा गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन जो अब तो DU ने डिक्लेयर कर दिया, हम किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अपना जो लेवल है एजुकेशन का वैसा ही रखेंगे, और जैसा जो एंट्रेंस टेस्ट हमने लेना है वैसा टफ से टफ रखेंगे, क्योंकि सबको पता है स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को, कोई भी स्कूल अपने बच्चों को डिग्रेड नहीं करता, सभी अच्छे मार्क्स देंगे, सभी अच्छी परसेंटेज के साथ बच्चों को आगे भेजेंगे। लेकिन उन बच्चों का क्या जो अब्रॉड जाना चाहते थे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अपने अलग ही रूल रेगुलेशन है, वो कुछ ही वीक्स में अपने एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जो इंडिया की भी है टॉपर क्लास में, बच्चे उनमें भी एडमिशन लेना चाहते थे, उन्होंने भी अपने एडमिशन स्टार्ट कर दिए और उन्होंने अपने खुद ही मतलब सारे रूल रेगुलेशन बनाए, उनको फॉलो करना हर बच्चे का पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो होम एग्जाम में इतनी मेहनत नहीं करते, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और अच्छी परसेंटेज के साथ अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। तो अगर हम होम एग्जाम को देखें तो फिर वो परसेंटेज उनकी डाउन जाती है, लेकिन हमें तो मालूम है स्कूल वाले को बच्चा टॉपर है, लेकिन पर फिर भी अगर गवर्नमेंट अगर होम एग्जाम के मार्क्स मांगती है और हम अच्छी परफॉर्मेंस के साथ उसको देते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो से आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पेपर कब होंगे ये डिपेंड नहीं करता, तो अगर पेपर के लिए हम रुकते हैं बच्चे तो 2 साल की उनकी +2 हो जाती है। कुछ पेरेंट्स का ये कहना है कि हमने लाखों रुपए दिए हैं ट्यूशंस के, फीस के, तो हमारी सारी जाया चली गई है। तो ये अच्छे बच्चों के लिए तो नुकसान है, लेकिन जो मतलब कम एवरेज स्टूडेंट्स है या नालायक है उनके लिए तो अच्छी चीज है, वो तो बड़ा खुश हो रहे हैं। बट ये है कि इससे रियल परफॉर्मेंस जो बच्चों की है वो नहीं आ पाती है, ठीक है। बच्चे चाहते हैं कि हमारे रियल परफॉर्मेंस आए, ठीक है, और कुछ बच्चे लास्ट मोमेंट पे मेहनत करते हैं, तो अब वो सफर करेंगे इन कामों के लिए। डिसीजन अच्छा है, हेल्थ जाने तो जहान है, मैंने अपनी मम्मी खोई है इन दिनों, तो सबसे कीमती चीज, पर बच्चों को देखते हुए तो, अच्छे बच्चों को देखते हुए तो डिसीजन मुझे लगता है कि सही नहीं है। सॉरी मैम, मैं एक बार मैडम के पास जाना चाहूंगा। श्रुति मैम हमारे पैनल पे हैं। श्रुति मैम जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर, हाँ जी। आप किस तरीके से देखते हैं तमाम, देखिए डिबेट में भी मोनिका मैम थोड़ी इमोशनल हो गई, पहले तो सभी को मेरा कैजुअलिटी हुई है, बड़ी पीड़ा हमें भी है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में कई सारे लोग खोए हैं इस कोरोना काल में, और उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत है कि वो ये कह रही है कि बच्चों के एग्जाम होने चाहिए थे किसी भी तरीके से, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित। आप क्या देखती हैं? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मैंने सभी के विचार सुने, ऋतुजा के पास से भी सुना, तो मैं एक एक करके सभी के पास आना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अपने व्यू रखना चाहूंगी। देखिए, प्रोस एंड कॉन सभी चीजों के हैं। मेरे ख्याल में जो सीबीएसई ने इस डिसीजन लिया इस पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए, बोर्ड कैंसिल किया उन्होंने 12th क्लास का, तो वो एक अच्छा डिसीजन है। बच्चों की हेल्थ को देखते हुए, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सबको देखते हुए सीबीएसई का एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ये स्टूडेंट फ्रेंडली डिसीजन है। जैसे हमारे पीएम सर ने भी बोला, इट्स अ स्टूडेंट फ्रेंडली डिसीजन, और मैं भी एग्री करती हूँ। जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि 3rd वेव आएगी और उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ेगा,
पर आई डोंट थिंक कि ऐसे कोई भी पेरेंट होंगे जो अपने बच्चों को लाइक सफर करके और कहेंगे कि स्कूल जाओ और पेपर देने जाओ। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी जिससे लाइक सीबीएसई ने उसको हैंडल करने की कोशिश की सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए। पर और आई थिंक गवर्नमेंट के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा डिसीजन है सीबीएसई बोर्ड। पर जैसे मैंने कहा प्रोस एंड कॉन सभी जगह के हैं, सभी चीजों के हैं। मैंने ऋतुजा को सुना, मैंने मैम को सुना, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट मुझे इस डिसीजन से भी है कि जैसे 10th के बोर्ड कैंसिल किया जिस टाइम पे सीबीएसई ने उसी टाइम 12th के लिए डिसीजन क्यों नहीं लिया, क्यों ये 1-1.5 महीना बच्चों को एक मेंटल स्ट्रेस में रखा। क्योंकि मैं समझती हूँ आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स, आई एम टीचिंग 12th क्लास इन जैन पब्लिक स्कूल एंड मैं अभी भी अपने पिछले बच्चों के साथ उतनी अटैच्ड हूँ, मैं उतनी उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेती रही अभी तक। मैंने उनकी हमेशा डाउट क्लासेस ली, मतलब रात को भी बच्चे मुझे 10 बजे तक भी मैसेज करते हैं कि मैम इस क्वेरी का आंसर दे दो, इतने माइन्यूटली पूछते हैं। तो वो इतना स्ट्रेस में रहे, लाइक बच्चे इतना मेंटल स्ट्रेस रहा है बच्चों को। तो मुझे लगता है कि अगर डिसीजन लेना था, डिसीजन तो वही आया जो 10th के लिए लिया, तो वो पहले भी कैसे ले सकती थी क्योंकि सिचुएशन दिख रही थी। हमें तो अभी भी लगता है कि आने वाले समय में भी अभी सिचुएशन ठीक होने वाली नहीं है। थोड़ा सा अगर कंट्रोल होता है सर, अगर हमें पूरे पूरी कंट्री को देखें, नॉट ओनली वी कैन सी इन रेवाड़ी, अगर हम पूरे कंट्री को देखें तो सिचुएशन अभी कंट्रोल्ड नहीं है। सो आई थिंक कि डिसीजन अच्छा है, पर ये डिसीजन पहले लिया जाता। और रही बात बच्चों के मेंटल स्ट्रेस की, जैसे अभी आप ऋतुजा आप कह रहे हो, बेटा आप बिल्कुल जेन्युइन हो आपके बेस पे, बिकॉज आपने हार्ड वर्क किया है। तो जिन बच्चों ने हार्ड वर्क किया है ना, वो तो बहुत ज्यादा इस बात से मतलब खुश नहीं है कि सीबीएसई ने बोर्ड कैंसिल किया है। बट ओवरऑल देखा जाए तो बेटा इट्स अ गुड डिसीजन, क्योंकि सीबीएसई ने आपके लिए और बहुत ऑप्शंस रखी हैं। आप बाद में भी पेपर दे सकते हो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपसे ज्यादा शायद बीइंग अ टीचर मुझे टेंशन है कि मेरे बच्चों का रिजल्ट क्या आएगा। आप तो अपने लिए एक सिंगल सोचते हो, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और मुझे उनके रिजल्ट की बहुत ज्यादा टेंशन है कि उन बच्चों के रिजल्ट के बारे में सीबीएसई क्या पॉलिसी लेगी। क्योंकि जैसे सीबीएसई ने 10th के लिए पॉलिसी अडॉप्ट की, बीइंग अ टीचर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट पॉलिसी। मुझे 10th की पॉलिसी से बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि वो बच्चों का अपना रिजल्ट नहीं है। सीबीएसई ने एक रेफरेंस ईयर दिया, उस रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंग सीबीएसई कहती है 10th का रिजल्ट फाइंड आउट करो। मैं अपने स्कूल में सीबीएसई भी हैंडल करती हूँ, मुझे मतलब एक्सपीरियंस है कि वो 10th का रिजल्ट मींस आई एम नॉट सेटिस्फाइड। वो तो एक ईयर दे दिया, 2018-19 दे दिया, उसके अकॉर्डिंग आप निकालो। उसमें आपके अगर 10 बच्चे 90 अबव है तो आपको 10 ही देने हैं, चाहे इस सेशन में हमारे पास 20 या 25 बच्चे क्यों ना 90 एंड अबव हो, फिर भी आपको वही पॉलिसी अडॉप्ट करना है। तो रियली आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट पॉलिसी जो सीबीएसई ने 10th के लिए अडॉप्ट की। और मैं नहीं चाहती कि 12th के लिए एटलीस्ट वैसी पॉलिसी हो, क्योंकि 12th एक करियर ईयर है और बच्चों का बिल्कुल बेस फ्यूचर इससे जुड़ा हुआ है। मेरा आप ही से एक और सवाल है ना, जब आपने कहा कैरियर बेस एग्जाम था ये, तो बच्चों का एकदम से जोश तो कम हो गया ना, जैसे हम उनको एग्जाम हुआ नहीं, आगे पता नहीं किस तरीके से हमारे को एडमिशन होंगे कॉलेज के अंदर, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो पढ़ाई को लेकर के रुझान था वो 1% गिरा है बच्चों का। बिल्कुल गिरा है सर। जैसे इस बिटिया ने हिम्मत करी आने की, हमने पैनल पे बहुत लोगों को इनवाइट किया, लगातार 3 दिन से कर रहे हैं, बीच में डिबेट भी हमने कैंसिल की, रामपाल जी को पता है, मोनिका जी को पता है, वो इसीलिए कि ना कुछ बच्चों ने हिम्मत करी, एक बिटिया ने हिम्मत की है वो, क्योंकि लोग डरते भी है ना कि हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे, हम इसके विरोध में बोलेंगे तो सरकार निराश होगी इस चीज को लेकर के। तो ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल सरकार के खिलाफ तो हमें नहीं, इस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए सरकार का डिसीजन बहुत अच्छा है, हम एग्री हैं सरकार के डिसीजन से। पर हाँ ऑल्टरनेटिव्स थे, पर शायद गवर्नमेंट ने सबसे लिया भी है व्यू, और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो डिसीजन दिया तो हम एग्री हैं उसके साथ। बच्चों के उसको तो मैडम सब लाइक कर रहे हैं कि ठीक है अब हो गया और रास्ता नहीं था, लेकिन क्या इसमें और अल्टरनेट हो सकता था? क्या हम ऑनलाइन एग्जाम ले सकते थे बच्चों के, जैसे ऑनलाइन जब हम पढ़ाई करा रहे हैं तो क्या हम ऑनलाइन भी एग्जाम ले सकते थे? सर एक ऑल्टरनेटिव था ऑनलाइन का भी, पर ऑनलाइन में उतनी ऑथेंटिकेशन नहीं रहती फ्रैंकली। हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव नहीं रहती, बच्चों के दिमाग में तो आता ना, बच्चों के मोनिका हाँ जी, पर हम सर एक होम सेंटर बना सकते हैं। बात कहना चाहूंगी हम बोलिए श्रुति मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव था, हम एक होम सेंटर बना सकते थे। लाइक जैसे हमारे बच्चे दूसरे जगह बोर्ड का पेपर देने चाहते हैं, तो उसके बजाय जैसे हमें पता है कि हमारी लिमिटेड स्ट्रेंथ है, जितने भी हैं हम अपने बच्चों को जानते हैं, हम उनका हेल्थ स्टेटस पता है हमें, तो अकॉर्डिंगली हम होम सेंटर बना सकते थे और सिलेक्टेड एग्जाम्स, सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स के जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं
तो उसके एग्जाम्स कंडक्ट करा के और बाकी का एवरेज बेस निकाल सकते थे, तो कहीं ना कहीं एक फेयर रिजल्ट होता। नहीं मेरा वही सवाल था ना, अभी तो मार्किंग आप ही कर रहे हैं ना, आप ही के स्कूल देंगे ना, आप ही जो पढ़ा रहे हैं वही तो करेंगे ना बच्चों की मार्किंग। अभी तो पॉलिसी आई नहीं ना सर, अभी तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, अभी तो पॉलिसी मिल रही है कि आपसे तमाम पूरा डाटा लेंगे ना वो, कि किस तरीके से उसका 9वीं का 10वीं का क्या रहा उसका, के ऊपर +2 का, वो तो हम फेयर डेटा ही देंगे जो है। बट इवन देन लास्ट में जाके बच्चे ज्यादा मेहनत कर जाते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। प्री बोर्ड तक भी बच्चे इतने सिंसियर नहीं होते जितना वो उसके बाद जो महीना उनको मिलता है उसमें ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, मोनिका जी अगर कुछ कहना चाह रही है, मैं रामपाल जी के पास आ रहा हूँ। हाँ, एक बात मैं इसमें ऐड करती हूँ, जैसे अभी रात को ही डिसीजन आया प्रैक्टिकल्स का, जिन स्कूल के प्रैक्टिकल्स नहीं हुए थे उनके ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन हो सकते थे तो एग्जाम भी हो सकते थे। दूसरी बात, गवर्नमेंट ये कहती है कि दूर दराज के जो गांव हैं, विलेजेस हैं, उनमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम जब थ्योरी के एग्जाम्स में आएगी तो प्रैक्टिकल के एग्जाम्स में भी आएगी। ये तो नहीं है कि जब प्रैक्टिकल के एग्जाम आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो वहां नेटवर्क फास्ट चलेगा, और जब आप थ्योरी के एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो नेटवर्क बिल्कुल बंद हो जाएगा, बिल्कुल स्लो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हेल्थ वाइज मैं अब भी कहती हूँ बिल्कुल सही डिसीजन है, लेकिन जो बच्चे डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं उनके लिए बहुत गलत है। अब ये एक पॉइंट मेरा ये भी है, जिन्होंने इतनी मेहनत की है उनके माइंड में इतना प्रेशर है, वो बच्चे इतना डिमोरलाइज हो चुके हैं। अब जब वो एंट्रेंस देने जाएंगे, अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता उनके दिमाग में कोई टेंशन रह जाती है तो उनका वो एंट्रेंस टेस्ट भी बिगड़ सकता है, और वो मार्क्स कम आएंगे तो फिर वही उनको प्रॉब्लम आएगी। यही अगर एग्जाम कंडक्ट हुए होते तो उनकी परसेंटेज 99, 98, 97 जितनी भी आती वो उनका लक था, तो अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में उनको एडमिशन मिल जाता। लेकिन अब उन बच्चों का क्या है कि अगर वो देना चाहते हैं और वो अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में या इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहते हैं, तो वो कब जाएंगे? उनका ये साल वेस्ट होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं इस पे, अगले आते हैं। रामपाल जी सुना आपने सबको? मौलाना जी बिल्कुल ठीक है। एक तो मैं मोनिका की माताजी को हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, और बड़ा दुखद आज जो है मैंने सुना, वैसे तो हमने अपनों को बहुत खोया है। इनके तो रामपाल जी बता दो, इनके कई लोग गए हैं, एक माता जी नहीं है, इनको कई सारे इनके परिवार में कोरोना ने कहर ढाया है, तो उसके लिए हमारी तरफ से भी, HR न्यूज की तरफ से भी श्रद्धांजलि है। इसीलिए हम बात नहीं करना चाह रहे, उसकी इमोशनल होती है बार बार, थोड़ा सा उसी के लिए थोड़ा सा। मोहनलाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से 5-7 बात जानकारी देना चाहूंगा कि एक तो पूरे देश की जो स्थिति है, आप उत्तराखंड में जाएंगे, उत्तराखंड के अंदर अगर आप पौड़ी, पड़वाल और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो बच्चे, वो यानी कहीं होम सेंटर अगर बढ़ाते तो मुझे नहीं लगता कि सभी विद्यार्थी होम सेंटर में एग्जाम दे पाते। यानी वहां की सिचुएशन और अपने प्रदेश की सिचुएशन, पूर्वांचल में जाओगे आप, मणिपुर में, मेघालय में, तो जो डिसीजन है इसमें हमें कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, हमें भ्रांतियों में नहीं रहना चाहिए। ये जो डिसीजन भारत सरकार ने लिया है और स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने आगे आकर के, क्योंकि माननीय श्री रमेश पोखरियाल जो है, उनकी तबीयत अचानक जो है कोरोना के कारण से, संक्रमित के कारण से वो एडमिट हो गए, और तुरंत प्रधानमंत्री जी ने और माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ ने इन सबको इसको हैंडल किया, और वो सारे देश की थी, ऐसा नहीं है, पूरे देश से, पूरे शिक्षाविद स्कूलों से, सभी CBSE के हैं, चाहे वो निजी स्कूल हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, चाहे आपके जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, सभी की ओपिनियन से, तो हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। सेकंड, जहां बिटिया कहीं ना कहीं बेटी ने अपनी बात को बताया, ऐसे अनेक ऐसे विद्यार्थी हैं जो एग्जाम के पक्ष में थे, किसी भी हालत में एग्जाम होने चाहिए, और ऐसे पेरेंट्स भी बहुत हैं। अगर आप व्यक्तिगत जाना चाहेंगे तो पेरेंट्स ऐसे आपको बहुत मिलेंगे जो अपने बच्चों को फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी और बहुत लंबे समय तक मेहनत करी है, और मैडम वगैरह खुद मार्किंग करते हैं, खुद अपने अपने सब्जेक्ट की देते हैं। हर कोई, अगर वो 25 नंबर का छोटा यूनिट का टेस्ट है तो वो कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को केवल 25 में से 17, 18, ताकि विद्यार्थी को कहीं अहम ना हो जाए।
उनका आधा आधा नंबर काटते हैं और विद्यार्थी बार बार अपनी मैडम के पास, टीचर्स के पास, प्रिंसिपल के पास जाता है, देखो सर क्वेश्चन मेरा एक्सप्लेन ठीक है, बिल्कुल मैंने जैसे चाहा था वैसे किया आपने, और उसके बावजूद मेरे 7 अंक काट लिए, मुझे 25 में से 17-18 मिले हैं। यानी ये रहता है, कंटिन्यू रहता है सभी संस्थाओं में, ऐसा नहीं। और ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं नुकसान होगा जब इंटरनल एग्जाम के आधार पर, असेसमेंट के आधार पर वो जाएंगे, तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं निश्चित तौर से पिछड़ेंगे परसेंटेज में, लेकिन वो ऑल इंडिया लेवल पर है बेटा। अच्छी संस्थाएं कभी भी 100 में से 100 नहीं देती। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं आपका मोहनलाल जी 2 मिनट लेना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि मैडम मुझे कब से जानते हैं। मेरा विद्यालय पिछले 37वां वर्ष है, ये हरियाणा का ग्रामीण क्षेत्र का पहली संस्था है बेटे। 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आपके सामने। यानी ये 37वां साल है और हमने आपकी लड़ाई को लड़ा है ताकि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सभी स्कूल, जो जिन विद्यार्थियों का भविष्य स्कूल में होना चाहिए वो 4 दीवारी में कैद होकर के रह गए। वो हमारे सब बच्चे ना खेल पा रहे, ना पढ़ पा रहे, ना अपने टीचरों के पास, क्योंकि ऑनलाइन जो है कोई एग्जाम को हम ना इसको तैयारी को अच्छा नहीं मानते। ऑनलाइन पढ़ाना हम ठीक नहीं मानते। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मैडमों को पता होगा कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितनी सिरदर्दी है, कितना हेडेक है, अपने बच्चों को छोड़ते हैं। और जहां परिवार में 3 स्टूडेंट्स हैं, 2 बच्चे हैं, उनको अपने 2 बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया। इसलिए आपकी लड़ाई को हमने पिछले वर्ष सितंबर से लेकर के अब तक लड़ी। लेकिन जो मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मेरा स्टूडेंट है कुलदीप आदिये, जो इस समय मैम गुजरात कैडर में है, 2009 के बैच का है। वो कभी डिस्ट्रिक्ट टॉप नहीं किया, मैं कभी डिस्ट्रिक्ट टॉप नहीं किया, और वो आईएएस में 44वां रैंक है। ऑल इंडिया 2009 के बैच का 7 मई का रिजल्ट था। आप देखिए कि हम उन विद्यार्थियों को कभी भी, अब तो मुझे 10 साल हो गए, बेटी प्रिंसिपल है भारती यादव, वो संभालती है, मैं स्कूल में महीना 2 महीने, लेकिन हर टीचर की एक ख्वाहिश रहती है कि 25 में से 14, 17, 18 यानी 20 को टच नहीं करते। इसलिए नहीं करते ताकि विद्यार्थी में कहीं ना कहीं अहंकार आ जाएगा और वो और कॉन्फिडेंस में जाने के बाद स्टडी रेगुलर नहीं करेगा, जो मेहनत जिस स्तर पर कर रहा है। ये निश्चित तौर से आता है। लेकिन आप घबराए नहीं, चाहे जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, जितनी डीयू है, दिल्ली की है, अन्य देश की यूनिवर्सिटियां हैं, वो एग्जाम एंट्रेंस रखेंगे आपके लिए। कॉलेज कैडर में जाएंगे तो आप उसको कभी भी अपने मनोबल को नीचे नहीं आने दे, निश्चित तौर से आप उसको क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। देखिए मेरे पास समय का अभाव रहता है ना रामपाल जी, आपको तो पता, लेकिन मेरा एक सवाल है जो हमारे पास आ रहा है, नई शिक्षा नीति कब लागू होगी, उस पॉलिसी को लेकर के लोगों में संशय है, तो उसका भी एक थोड़ा सा आप खुलासा कर दें। आपको टाइम दिया जा रहा है 2 मिनट का, किस तरीके से नहीं रहना चाहिए। वही कह रहा हूं, नई शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति 2022 है, वो हमारे लिए देश के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगी। और उस शिक्षा नीति से मैं जो मान रहा हूँ, विद्यार्थी स्वावलंबी होंगे और रोजगार उन्मुखी होंगे, रोजगार जो है प्राप्त होगा। ये जो शिक्षा नीति वर्तमान में जो चल रही है, जिसका हम बहुत बड़ा है। आप बताइए कि जिस महान पुरुष ने 527 शिवाजी ने लड़ाइयां लड़ी, उसको एक पहाड़ी चूहा कहा। इस देश का जो इतिहास है, इस देश के जो पराक्रमी शूरवीर योद्धा और इस देश के अंदर हुए, उनका इतिहास एक लाइन में लिख दिया गया, एक पन्ने में समेट दिया गया। महाराणा प्रताप है, जिनको देखी घास की रोटी खाई, मुगलों से टक्कर ली और उन्होंने उनकी स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। वो अपने देश के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उन्होंने जो है ना जंगलों में भटकना स्वीकार किया, लेकिन अपने देश से गद्दारी नहीं की। इसलिए जो देश का इतिहास है, देश की जो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और 2022 में ये लागू होना निश्चित है। मैं जहां तक समझ रहा हूँ, सरकार अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है। ठीक है। ये बिटिया से पूछेंगे। बिटिया, आपने थोड़ा सा जाना है, प्लस 2 की छात्र है, आपका एग्जाम, आपसे बात करना जरूरी था। नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, जो उसको लेकर के क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, वो जो नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात चल रही है तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि अब पहली बार ऐसा हो रहा है जब गवर्नमेंट प्रैक्टिकली एजुकेशन के बारे में सोच रही है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम सभी, तो हमारे पास्ट ईयर हमारे सीनियर्स रहे हैं, वो साइंस साइड से लेके 12th क्लियर तो कर जाते हैं, बट ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि उनको एक्चुअली
बल्ब तक लगाना नहीं आता। आफ्टर ऑल उन्होंने 12th में फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, और फिजिक्स में यही सारी चीजें सर्किट के बारे में बताते हैं, पर प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी नहीं होती है। तो उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सिर्फ प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है कि 6th क्लास से ही अच्छा, प्रैक्टिकल शुरू करवाए जाएंगे, और होम ठीक साइंस है। के बारे में भी काफी बताया जाएगा। कोडिंग को उसमें स्पेशली शामिल किया है। कोडिंग भी कह सकते हैं काफी ग्रोइंग सेक्टर है। आने वाले सबका जो जितने भी बच्चे हैं उन सबका रुझान कोडिंग में ज्यादा है। दिखने ठीक में है। बहुत अच्छी है पॉलिसी, बट लागू कैसा होता है उसमें अभी भी सबको आप वाली बात है डाउट बहुत है, क्योंकि दिखने ठीक में है। अच्छी है पर अभी मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो कैसे उसको फॉलो ठीक है, करेंगे। एक बार, ठीक है, एक बार पैनल पे लीना मखीजा को लेकर के आए स्क्रीन पे। लीना मखीजा जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, जी सर। सुन पा रहे, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आपका कैमरा ऑन कीजिए, आपका कैमरा बंद हो रहा है मेरे ख्याल से। आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी जी, आज कुछ नेटवर्क इशू रह रहा है। जी जी जी। चलिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, नई शिक्षा नीति जो आ रही है वो मेरे ख्याल से काफी अच्छा वो देगी बच्चों को, हमारे बच्चों को जो चीज स्टार्टिंग से मिलनी चाहिए, जो उनके मोरल वैल्यूज कहीं ना कहीं हमने खो दी हैं बच्चों के अंदर। आज हम देखते हैं कि मोरल वैल्यूज का काफी अभाव है बच्चों के अंदर। एक्चुअली में जो शिक्षा देती है बच्चों को, वो हम कहीं ना कहीं बच्चों को चाहते हुए भी नहीं दे पा रहे हैं। चाहे आप उसको आज का एनवायरमेंट कह लीजिए, नहीं, चाहे अगर peer अगर pressure नहीं, कह मेरा लीजिए। सवाल ये ना, मेरा सवाल ये, अगर 2022 में लागू हो रही है तो हमारे जो आज के बच्चे हैं उनको क्या बेनिफिट हो सकता है उससे? सर, आज के बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं और जो 12th पास आउट हो जाएंगे, उनके लिए तो इस शिक्षा नीति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे नेक्स्ट वाले उसमें मीन्स जो नए न्यू ईयर में जो बच्चे आए, नेक्स्ट ईयर में जब आएंगे और नई शिक्षा नीति आएगी, तो उनको जरूर उससे सर बेनिफिट मिलेगा। जो चीज हम बच्चों में इनकलकेट करना चाह रहे हैं, तो वो चीजें जरूर हम उसमें इनकलकेट कर पाएंगे। उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हम उनको पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो मोनिका जी, सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी सर, यस सर। आपको जो नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है उसके सिलेबस के बारे में अभी तक कोई जानकारी मिली है कि किस तरीके से आपको आगे पढ़ाना है, किस तरीके से आपको उसको मैनेज करना है? क्योंकि आज 2022 में जब लागू हो जाएगी, एक कहा जा रहा है सिलेबस बच्चा आराम से चेंज कर सकता है। अगर कोई नॉन मेडिकल पढ़ रहा है तो वो कॉमर्स में जा सकता है, आर्ट्स में जा सकता है। ये तो पहले भी था सर, जो साइंस वाले हैं वो कॉमर्स और आर्ट्स में जा सकते हैं, कॉमर्स वाले आर्ट्स में, लेकिन आर्ट्स वाले कॉमर्स और साइंस में नहीं जा सकते। ये तो पहले भी था, लेकिन जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि अब तक जो था मोस्टली सब्जेक्टिव बेस्ड था। ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो बच्चों के लिए वो बहुत ही अच्छा रहता है, और कुछ हम प्रैक्टिकली जो चीज बच्चों को सामने करके दिखाएंगे वो ज्यादा बेनिफिशियल है, बजाय कि हम एक थ्योरी पार्ट पढ़ा रहे हैं, और वही थ्योरी पार्ट हम जब प्रैक्टिकली करते हैं तो बच्चे को ज्यादा समझ आता है, बच्चे को अच्छे से उस चीज को समझ पाता है। लेकिन ठीक है, अब ये इसको आने में भी अभी नेक्स्ट ईयर है, तो इस साल के बच्चों को बेनिफिट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से बच्चों को काफी बेनिफिशियल रहेगा ये, और बेनिफिट्स रहेंगे इस चीज के। ठीक है, ठीक है। सुरुचि मैम, सुरुचि मैम को लेके आइए स्क्रीन पे। सुरुचि मैम, सुन पा रही हैं? हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं। आपने सुना हाँ जी नई सर। नई जो शिक्षा नीति आ रही है उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। हाँ जी सर, नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। बाकी जब ये इम्प्लीमेंट होगी एक्चुअल रिजल्ट्स तभी आएंगे, बट जो प्लानिंग है दैट इज वेरी गुड, लाइक बहुत अच्छा है। अब बच्चे अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। और शायद इस बार भी सीबीएसई ने बोला है कि अगर अभी भी कोई भी बच्चा लाइक इसी साल से है, शायद अभी एक प्रोविजन एक आया था पीछे अभी सीबीएसई की तरफ से, कि अगर अभी भी कोई बच्चा जैसे साइंस के साथ कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना चाहे तो वो अभी भी ये चीज लागू हो चुकी है। ये पॉइंट अभी भी आ चुका है कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर कोई साइंस का बच्चा कॉमर्स का एक सब्जेक्ट लेना चाहे या कोई और आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहे तो वो अभी भी ले सकता है। तो बाकी तो फ्रूटफुल रिजल्ट तो तभी आएगा जब प्रॉपर्ली मैं अभी आप सबको 15-15 सेकंड का समय देता हूँ। अभिभावक के क्या क्या प्रश्न है आपके पास? जो ये एग्जाम कैंसिल हुए हैं उसको लेके अभिभावक क्या कहना चाहते हैं आपसे? कोई प्रतिक्रिया आ रही है? स्टूडेंट, आपके अभिभावक जो हैं वो कुछ आपको प्रतिक्रिया दे रहे हो कि जो एग्जाम रद्द हुए, गलत हुए, सही हुए? 10-10 मिनट, 10-10 सेकंड के लिए 15-15 सेकंड सबसे चाहूँ आप जवाब दें। मोहनलाल जी, जी, आवाज आ रही?
नहीं, एक बार मैडम से बात कर रहा हूँ मैं सीधा, श्रुति मैडम से। हाँ जी सर, ज्यादातर तो बच्चे खुश हैं इस डिसीजन से। पेरेंट्स का भी बहुत रेयर ही लाइक आया है कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि वो भी एक हेल्थ इशू के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड है कि वो अपने बच्चे की सेफ्टी से बहुत खुश है कि सीबीएसई के डिसीजन से। ठीक है, चलिए अब अंतिम सवाल ये है, जो एग्जाम की फीस जो ली गई थी, क्या वो रिफंड होगी? सबसे बड़ा सवाल ये है ना, जो हर बच्चों ने 2-2, 3-3 हजार रुपए सीबीएसई के एग्जाम के लिए दिए हैं, तो वो पैसा रिफंड आना चाहिए ना, जब एग्जाम नहीं हुआ तो आपका। बिल्कुल सर, रिफंड देना चाहिए सीबीएसई को। हाँ, अभी मैं रामपाल जी से बात कर। रामपाल जी, आप बताइए कितना फीस लिया था आपने सीबीएसई की +2 की परीक्षा के लिए? जी 2-3 हजार नहीं है, 1200 रुपये होंगे। 1200 रुपए पर मेंबर भी है तो कितने 10 लाख स्टूडेंट थे? नहीं, विद्यार्थी तो देखिए 10th और 12th को लगा के लगभग 27 लाख के करीब है पूरे देश में। मैं वही बता रहा हूँ ना, 27 लाख, यानी कि अगर आप बताइए ना कितना पैसा हो गया। सरकार की पॉलिसी रहेगी, उसमें हम अपनी तरफ से कोई अभी आज ही कुछ कहने में ठीक नहीं रहेगा। हाँ। लेकिन जो एग्जाम रद्द किए गए हैं, इसमें अभिभावक और विद्यार्थी ये जो दोनों चिंतित थे पिछले 1 महीने से। जैसे ही डिसीजन आया है, और एक बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन आया, मैं कहना चाहूंगा। और बेटे घबराना नहीं, आपने अपने वो ठीक है, आप सवाल को गोल कर देते ना। अभिभावकों का आजकल बच्चों का ये जो हमने फीस दी उसका क्या हुआ, सवाल तो वो है ना आपसे। आप ये नहीं है पेपर तो आपने रद्द कर दिया। बात ये कि 1200 रुपए वापस मिले नहीं मिले अभिभावक को, आप एग्री है मिलने चाहिए 1200 रुपए वापस? देखिए एग्जाम कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर की तैयारी करवाई है, क्वेश्चन सरकार का तो खजाना भर गया ना, क्या हुआ? कोई नहीं मौला, तो वही नहीं ना, पाइपलाइन में पेपर्स क्वेश्चन पेपर आ चुके, केवल एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दी थी। ऐसा नहीं है तो डेट का ही तो, अरे तो जनाब डेट का तो खेल है, डिबेट तो असली अब शुरू हुई है। आप यही तो अड़च गए। बात सवाल ये नहीं कि बच्चे का 1200 रुपए कौन देगा? तो स्टूडेंट्स अपने हैं, देश भी अपना है। पहले हम इस गुड़िया से बात कर लेते हैं। गुड़िया जी, आप ये क्या कहेंगे? गुड़िया क्या कहेंगे? आपने जो एग्जाम फीस दी, क्या आपको रिफंड मिलनी चाहिए अपनी? सर वैसे 1200 सर कह रहे हैं कि 1200 दी है, बट एक्चुअली कुछ उससे ज्यादा फीस भी ली गई है। हमारे स्कूल में तो शायद 2800 के अप्रोक्स फीस गई है। तो ऐसा है कि रामपाल जी सुन लिया, 2800 +2 के बेटे 1250 होगी। नहीं सर, हमने जमा करवाई हुई है। हम नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं और इतनी फीस लगभग हर स्ट्रीम की गई है, 2800 या कुछ 2500 के अप्रोक्स सभी स्ट्रीम्स की। अब मैं यही तो सवाल कर रहा था रामपाल जी। नहीं, तो यही तो इसमें कंफ्यूजन है सर, इसमें कंफ्यूजन। हाँ मोनिका जी बताइए। हाँ, इसमें कंफ्यूजन है। रामपाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1250 ही थी। रितिका को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा किसी बात पर। 1250 ही फीस है, इससे ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट क्या करेगी। गवर्नमेंट ने जब जो अब तक किया है अच्छा ही किया है, तो हो सकता है फीस के बारे में भी बच्चों को, पेरेंट्स को किसी न किसी रूप से वो सेटिस्फाई जरूर करेंगी। हो सकता है रिफंड करे, हो सकता है किसी और तरीके से इसका कुछ न कुछ बच्चों को बेनिफिट जरूर देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से हम इस बात के लिए नाराज नहीं है कि पेपर क्यों कंडक्ट नहीं करवाए, सिर्फ बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए, अच्छे बच्चों को देखने के लिए। वो तो एक सवाल है। देखिए मैंने जो सवाल किया ना, एक मिनट, एज ए पेरेंट्स तो हेल्थ वाइज मैं भी चाहूंगी कि अच्छा डिसीजन है, लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं उनको देख के थोड़ा मायूस सा हो जाती हूँ मैं इस वजह से। हाँ, और क्वेश्चन ये है, गवर्नमेंट पैसे भी रिफंड जरूर करेगी, हालात देखते हुए जो डिसीजन लेगी गवर्नमेंट अच्छा ही लेगी। पैसों के ठीक है। मैडम मखीजा जी की हंसी देख के मैं बता रहा हूँ, मैडम क्या कहेंगे? आप लोगों के बाद तो बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने फीस ली है, वो तो रिफंड कर दो। सर फीस को लेके मैं कहना चाहूंगी, लाइक सीबीएसई ने जो फीस ली है उसके साथ प्रैक्टिकल फीस भी ली जाती है जी। जो बच्चे ठीक कह रही है, 1250 नहीं है फीस, आपसे जो ज्यादा ली गई है वो पर प्रैक्टिकल 80 रुपीज पर प्रैक्टिकल भी लिया जाता है, और वो जितने बच्चे के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अकॉर्डिंगली वो इंक्लूड होता है। तो फीस ज्यादा ही है, और प्रैक्टिकल क्योंकि कंडक्ट हुए हैं तो वो फीस उस प्रैक्टिकल में यूज हुई है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं नहीं होगी, अगर होगी। हाँ जी, पर इतनी ज्यादा भी नहीं है कि वो 2800 जिस हिसाब से रितिका बता रही है, इतनी भी नहीं है। नहीं मैम, सबके अलग अलग सब्जेक्ट है मैम, जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जाती है इतनी। हाँ, जाती है मैम, एडिशनल। मैं इस बात को मानती हूँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेरा भी है, मैं भी म्यूजिक लेती हूँ 9th 10th 11th 12th की, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मेरा भी है, लेकिन इसमें फीस नहीं
लगती, बस ये है कि हम नहीं लेते चार्जेस। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट्स वगैरह इनके चार्जेस लगते हैं, पर वो इतने नहीं, मैम, ज्यादा नहीं है। इन जितना सबकी बच्चा फीस confuse होके बोल रहा है। चलो नहीं नहीं, इन मैं- सबकी मैं- फीस मैं- सीबीएसई हाँ, पढ़ी और थी। रामपाल जी पे देखिए, बिल्कुल देखिए, सकते हैं, देखिए, हमको ज्यादा मैं अपनी तरफ से मखीजा जी हरियाणा प्राइवेट मखीजा जी स्कूल को की तरफ काउंटर से कर दिया। मैंने डिमांड सवाल रखूंगा। मखीजा जी से किया था। सरकार के मैंने पास मखीजा डिमांड रखूंगा। एक सेकंड आ रहा हूँ, रामपाल जी आ रहा हूँ, रामपाल जी आ रहा हूँ आपके पास। मैंने सवाल मखीजा जी से किया था, वो तो हंस करके टाल गए उस सवाल को। मैडम कुछ बोलिए, आप नहीं, बच्चों सर, की फीस का क्या होगा? जी, मैंने सुना कि शायद आपने मखीजा मैम ही बोला, बट वो श्रुति मैम ने बीच में जैसे जवाब दिया तो आई केप्ट क्वाइट। मुझे लगा कि अभी जी। मुझे क्वाइट रहना चाहिए, जब मेरी टर्न आएगी तो मैं बोलूंगी। नहीं नहीं तो नहीं नहीं सर, जहां तक ये फी के रिफंड का सवाल है, तो जो प्रैक्टिकल कंडक्ट हुए हैं वो एक्चुअली ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के हो गए हैं। तो जहां ठीक प्रैक्टिकल है। की बात आती है तो प्रैक्टिकल फी के रिफंड का तो शायद सवाल नहीं उठता। हाँ, जो बाकी एग्जामिनेशन की फी ली है उसमें भी मेरे ख्याल से सरकार को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि अगर कुछ परसेंटेज बच्चों को हम रिटर्न कर पाए, फुली तो नहीं ठीक है। होगा क्योंकि बाकी सब बिल्कुल। चीजें तो हो चुकी, बहुत अच्छा, बहुत निकल अच्छा, चुके, सब बहुत कुछ हो अच्छा। चुका, और सिर्फ केस आने बाकी थे। तो ठीक है, सरकार बहुत ने अच्छा, सोचा तो बहुत CBSE अच्छा ने जवाब कहा आपने दिया, कि बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। रामपाल जी, समय मेरा समापन का हो रहा है, 30 सेकंड में अपनी बात कर ले रामपाल जी। मोहनलाल जी, जरूर हम जो है सरकार के पास विद्यार्थियों की, पेरेंट्स की बात को पहुंचाएंगे। और माननीय रमेश पोखरियाल जी से मेरे व्यक्तिगत लाइजन है, अनेक बार बैठना उठना होता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि विद्यार्थियों की भलाई के लिए उनके वापस क्या कर सकते हैं, जरूर मैं अपनी तरफ से निवेदन करूंगा। इसीलिए ये सवाल किया जनाब आपसे। थैंक यू सर। मैं अब अंत में परिचय दे देता हूँ। रामपाल जी बीजेपी पे से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, RSS से भी जुड़े हुए हैं, कई सारे रमेश संगठन से भी पोखरियाल जुड़े के हुए हैं, चुनाव में राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए इनकी बेटी स्कूल संभालती है, ये राजनीति भी करते हैं और हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लेक्चरर भी है। जब भी आप लोगों को पकड़ना हो, रामपाल जी को पकड़िए जरूर कि भाई जरूर सर। आपने, हाँ, अपनी ग्रीवेंसी यहाँ पे रखिए। पोखरियाल जी के चुनाव में मैं खुद लेक्चर और जो है उत्तराखंड में हरिद्वार गया हूँ, और कहीं ना कहीं विशेष रूप से आप सबकी बात को वहां तक पहुंचाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो ठीक है, तमाम लोग आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छी डिबेट हमने की नमस्कार। और तमाम लोगों के विचार आए, फैसला अलग के हो गया है कि भाई जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गए, लेकिन आगे भविष्य में इस तरीके की स्थिति हो तो कई सारे विचार विमर्श किए जा सकते हैं। रहा सवाल जो बच्चों ने फीस दी है उसको लेकर के भी रामपाल जी ने कह दिया, बात करेंगे, सरकार तक आपकी बात चैनल के माध्यम से भी पहुंचेगी, वैसे भी पर्सनली पहुंचाएंगे। हो सकता है तमाम बच्चों की फीस भी जो वापिस आ जाए, तो उसके लिए एडवांस में मैं बधाई दे देता हूँ। जब आपको तमाम जो बच्चों की फीसें आ जाए तो उसका कुछ परसेंटेज जो HR न्यूज को भी आप भेज दें, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।